से बुलाई जाएंगी। और समस्त जो पत्राचार है, एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में हमेशा पत्राचार होते रहते हैं। ये उसको नोटिस देता है, वो उसको नोटिस देता है, तो सारे जो नोटिस का जो आदान प्रदान है वो नगर पालिका में इस अधिकारी के नाम से होंगे। कि जो नोटिस का जो प्रक्रिया है तो उसमें ऊपर ऊपर नाम ईओ या आरओ का होगा कि माननीय ईओ साहब ये है, आरओ साहब, इसके नाम से होने के बाद में सारा मैटर नीचे लिखा जाएगा। पिछली कक्षा में हमने धारा 40 तक कंप्लीट की थी, ठीक है। धारा 40 की पदावधि की समाप्ति के बाद में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो कार्य है या नगर पालिका के सदस्य के जो कार्य है उन पर परिचर्चा की जा सकती है। कहने का मतलब उनकी नीतियों के खिलाफ भी जांच की जा सकती है, उनके विरुद्ध या उनके पक्ष में, उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध के पक्ष में उनकी नीतियों की जांच की जा सकती है। फिर धारा 41 में देखते हैं, धारा 41 में क्या लिखा हुआ है। धारा 41 में सेम बात है वापस, क्योंकि धारा 39 का पूरक है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई धारा 39 जो कि थी सदस्यों का हटाया जाना, कि सदस्य किन किन अयोग्यताएं से अगर ग्रसित होंगे तो वो अपनी पद को उनको छोड़ना पड़ेगा। तो धारा 39 में यदि कोई व्यक्ति किसी बिंदु का उल्लंघन करता है, ठीक है, यदि धारा 39 में यदि कोई व्यक्ति या तो कोई सदस्य हो गया किसी बिंदु का उल्लंघन करता है, तो 39 में ये बात पहले पढ़ के आ चुके कि 6 वर्ष के लिए वह चुनाव से क्या रहेगा, प्रतिबंधित रहेगा। 6 वर्ष के लिए उसके निर्वाचन पर प्रतिबंध रहेगा, केवल 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। पहले बात हमने कर रखी है, ये बात उसने लैंग्वेज में उलझा रखी है। धारा 41 में धारा 39 यदि सदस्य 39 की धारा से अयोग्य है तो वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचन से संबंधित वो क्या रहेगा, प्रतिबंध रहेगा, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। धारा 41 में ये बात की गई है। धारा 42, धारा 42 में ये कहा गया है कि यदि कोई भी नगर पालिका का सदस्य है, कोई भी जो नगर पालिका का सदस्य है वो निर्वाचित होकर नगर पालिका में पहुंच गया है, सपोज दैट, लेकिन उससे पूर्व उसके साथ साथ वह पंचायती राज में सदस्य था, या वह एमपी है, या फिर वह एमएलए, या कोई अदर यूनिट में, मतलब कि अदर इकाई में वह कुछ ना कुछ सदस्य का पद लेकर बैठा है, ठीक है, जो सरकार से वित्त पोषित है। कोई भी नगर पालिका सदस्य, पंचायत राज सदस्य है, एमपी है, एमएलए है, या फिर अदर इकाई में जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है उस पर सदस्य बन के बैठा है, तो उसको एक पद छोड़ना पड़ेगा, या तो नगर पालिका में रहे या फिर इन चारों में से किसी एक में रहे। तो तारीख क्या है कि भाई जैसे निर्वाचन की डेट है कि आज निर्वाचन कंप्लीट हो गया है, उसने पद ग्रहण भी कर लिया है, तो निर्वाचन की डेट से, उसके निर्वाचन की डेट से 14 दिन के अंदर, क्योंकि बाद में पता चल जाता है कि वो पंचायत राज सदस्य है, या वो एमपी है, या फिर एमएलए और नगर पालिका में सदस्य बन के बैठा है, तो उसे एक पद छोड़ना पड़ेगा 14 दिन के भीतर। यदि 14 दिन के भीतर वो एक पद नहीं छोड़ता है तो उनके जो दोनों सारे पद हैं, जैसे नगर पालिका का पद हो गया, मान लो एमएलए बना हुआ है, तो उनके दोनों पद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। राज्य सरकार उनके दोनों पद को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। ऐसा होता नहीं है, जहां तक है 14 दिन के भीतर यदि कुछ प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो वह व्यक्ति एक पद से अपना इस्तीफा दे देता है, अपना त्याग पत्र दे देता है स्वतः ही। लेकिन इसमें ये बात पहले धारा 42 में की गई है कि व्यक्ति नगर पालिका में सदस्य रह चुका है, कहने का मतलब है कि वह एक व्यक्ति 2 पद धारण नहीं कर सकता। ये टर्म याद रख लेना कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति 2 पद पर धारण 2 पद धारण नहीं कर सकता, बस सिंपल सी बात है। धारा 42, 41 में यदि कोई 39 की धारा में अयोग्य व्यक्ति है तो वो 6 वर्ष के लिए क्या रहेगा, निर्वाचन से प्रतिबंध, निर्वाचन से दूर रहेगा, उनका चुनाव नहीं हो सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। धारा 42 में एक व्यक्ति 2 पदों को धारण नहीं कर सकता, 2 पदों पर आसीन नहीं हो सकता। यदि वो आसीन हो जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर एक पद छोड़ना होगा।
ठीक है, ये थी धारा नंबर 41 और 42। अब आगे धारा नंबर 43। धारा 43 में क्या बात है? धारा 43, इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक नगर पालिका में, हेडिंग है इसकी धारा की, कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा प्रत्येक नगर पालिका में। अब नगर पालिका में होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हमने पहले ही पढ़ा था कि नगर परिषद में सभापति और उप सभापति होते हैं, और नगर निगम में महापौर और उप महापौर होते हैं। तो सेम बात है। तो यदि नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, तो नगर निगम में कौन होगा? महापौर, जिसे हम मेयर कहते हैं, या फिर उप महापौर। और नगर परिषद में सभापति होगा, या फिर होगा सभापति, दोनों में से दोनों ही होंगे वैसे तो। ये है सभापति, ये है उप सभापति। नगर परिषद में सभापति और उप सभापति का पद होता है, पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, और निगम में महापौर और उप महापौर का पद होगा। इस प्रकार की बात की गई है। फिर आगे क्या, इसके बारे में क्या बात की गई है? आगे इन तीनों के बारे में क्या बात की गई है? इन तीनों के बारे में ये बात की गई है कि जो, जैसे मान लो अध्यक्ष है, हम अध्यक्ष को लेकर चलते हैं, सारों की बात इसमें आ जाएगी। जैसे कि अध्यक्ष है, अध्यक्ष में ऑटोमेटिकली मैं उपाध्यक्ष काउंट कर रहा हूं, अध्यक्ष है। यदि अध्यक्ष का पद 6 मंथ, यदि अध्यक्ष का पद खाली हो गया है, रिक्त हो गया है, यदि किसी भी नगर निकाय बोर्ड में अध्यक्ष का पद खाली है, तो पद खाली होने की डेट से 6 मंथ के अंदर अंदर चुनाव होने अनिवार्य है, कि उस नगर संबंधित पालिका में अध्यक्ष का पद खाली नहीं होना चाहिए। यदि अध्यक्ष का पद खाली है तो 6 मंथ में चुनाव। यही बात उपाध्यक्ष पर लागू होती है, यही बात महापौर उप महापौर लागू होती है, और यही बात सभापति और उप सभापति पर लागू होती है। यदि अध्यक्ष का पद खाली है तो 6 मंथ के अंदर चुनाव होने क्या है, अनिवार्य है। ठीक है। हाँ, यदि कोई राज्य सरकार की, जैसे कोई अपरिहार्य राज्य सरकार की अपरिहार्य कोई सिचुएशन है, कोई स्थिति है, जैसे कोई आपातकाल लगा हुआ है, या अभी सरकार कराने, यदि सरकार के पास फंड नहीं है, वो चुनाव नहीं करवा सकती, कुछ भी कारण हो सकता है, अपरिहार्य कारण, जिसमें राज्य सरकार लिखित रूप से उनको बताती है कि ये कारण है तो हम चुनाव नहीं करवा सकते, तो फिर इस 6 मंथ वाली जो शर्त है उसको हम डिले कर सकते हैं। 6 मंथ से 1 साल लेके जा सकते हैं, लेकिन 2 साल से अधिक नहीं लेके जा सकते। ठीक है, 15 महीना या शायद 2 साल से अधिक नहीं लेके जा सकते। मिनिमम 6 मंथ का क्राइटेरिया है कि अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो 6 मंथ के अंदर चुनाव होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यदि राज्य सरकार की अपरिहार्य स्थिति है तो उसको लिखित रूप से नोटिस देकर जनता को बताना पड़ेगा कि ये बात हो रही है। ठीक है। अब दूसरी बात, यदि अध्यक्ष, अच्छा, नगर पालिका बैठकें होती है, साप्ताहिक बैठक होती है, और साल में 6 बैठकें होती है। तो यदि अध्यक्ष नगर पालिका बोर्डों में, नगर पालिका में, निगम में या नगर परिषद में, यदि वह 1 मंथ से अनुपस्थित है, एब्सेंट है, बिना बताए हुए, उसने कोई पहले पूर्व नोटिस नहीं दिया कि मुझे 1 मंथ काम है, मैं गांव जाके आ रहा हूं, या कुछ मेरा काम है, यदि उसने नोटिस नहीं दिया तो अध्यक्ष को अपना पद क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। मतलब कि उसको पद क्या करना पड़ेगा, उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा 1 मंथ के अंदर अंदर। यदि 1 मंथ लगातार वो अनुपस्थित रहता बिना कोई पूर्व सूचना की, तो उस अध्यक्ष को अपना पद खाली करना पड़ेगा। फिर खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये त्याग पत्र उसको देगा वो, ये जो त्याग पत्र जो है,
यदि अध्यक्ष ने इस प्रकार की कोई कार्यवाही की है कि वो एक माह तक नहीं आया है बिना कोई नोटिस के, तो यह अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा अपना त्याग पत्र। ठीक है। यदि उपाध्यक्ष ने एक मंथ तक बैठक में भाग नहीं लिया, नगर पालिका में नहीं आया, तो यह उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। और अध्यक्ष राज्य सरकार के कोई भी प्राधिकारी, जो राज्य सरकार समुपदेशित करती है, कि राज्य सरकार बताती है, राज्य सरकार का कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति जो है, राज्य सरकार कोई व्यक्ति है, उसको अपना जाकर त्याग पत्र दे देगा। ठीक है, कि मैं मानवता पद छोड़ रहा हूं। ये बात हो गई। तो अध्यक्ष यदि एक माह तक नगर पालिका में नहीं आवे, तो फिर आप पद ने छोड़ना पड़े। यदि सेम बात उपाध्यक्ष पर, यदि उपाध्यक्ष एक माह तक नहीं आवे, तो बिना आप त्याग पत्र छोड़ना पड़े, सॉरी त्याग छोड़ना पद छोड़ना पड़े। यदि कोई पूर्व नोटिस देने से बोला, यदि नोटिस दिए तो था आपने कि एक माह तक, 1.5 महीने तक हमारा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, दो बार अलग बात है। भी स्थिति में नहीं, यदि वो कोई भी पूर्व नोटिस दिया वो नहीं हाल, यदि नहीं दे रखा है, तो उसको अपना पद क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ये धारा थी 41, 42, 43। 43 में लिखा हुआ है प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होगा, निगम में महापौर, उप महापौर होगा और परिषद में सभापति और उप सभापति होगा। अध्यक्ष का पद खाली है तो 6 माह के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। यदि वह एक माह तक नहीं आता है नगर पालिका में, परिषद में या फिर निगम में, तो फिर उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। यदि कोई पूर्व नोटिस उसने दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो वह उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। ये धारा 43 तक। इसको फिर देखिए, फिर धारा 44 की बात करते हैं। फिर उसके बाद में है धारा 44। अब यदि देखो, पहले पेशे में बात की थी कि यदि कोई सदस्यों के निर्वाचन में अगर किसी प्रकार की अपारदर्शिता को दिखाया जाता है कि वो निर्वाचन जो है वो सही नहीं हुआ है, तब याचिका करता है, तो कोर्ट में क्या लगाता है, अपनी याचिका लगाता है। हमने धारा 31 में पढ़ी थी, ये बात पढ़ी थी कि याचिकाकर्ता जो है, कोई उम्मीदवार है, वो याचिका लगा सकता है कोर्ट में। अब यदि वो तो सदस्य के मामले में थी बात, कि सदस्य के निर्वाचन में। अब यदि अध्यक्ष को निर्वाचन में इस प्रकार की कोई यदि कोई घोटाला हो जाता है, या फिर उसका जो निर्वाचन है वो सही रूप से नहीं हुआ है, तब उसको उजागर करने के लिए यदि पराजित हुआ उम्मीदवार है, वो कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करवा सकता है। वो जिला न्यायालय में अपनी याचिका दर्ज करवा सकता है। धारा 44 इस प्रकार की बात कहती है, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में कोई भी प्रकार का हेरफेर हुआ है या वह निर्वाचन सही रूप से नहीं हुआ है, तब याचिकाकर्ता या जो पराजित उम्मीदवार है वो अपनी याचिका जिला न्यायालय में लगा सकता है। ठीक है। अब सिंपल सी थोड़ी बहुत इसकी शर्तें हैं। क्या है, एकदम छोटी सी शर्त है। धारा 44, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन सही नहीं हुआ है, का निर्वाचन सही रूप से नहीं हुआ है, तो फिर जो पराजित जो उम्मीदवार है, पराजित जो उम्मीदवार है वह जिला न्यायालय में क्या लगा सकता है, जिला न्यायालय में याचिका लगा सकता है। ये हो गए याचिकाकर्ता, क्योंकि ये पराजित हो गए। इसको दुख है भयंकर कि मुझे अध्यक्ष नहीं बना पाई, मैं अध्यक्ष नहीं बना। तब ये कह रहा है कि भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन में क्या हुआ है, घोटाला हुआ है, वो सही रूप से नहीं हुआ है। तब ये कोर्ट में जाकर उस निर्वाचन को क्या करता है, चुनौती देता है। और ये जिला न्यायालय उस चुनौती क्या करती है, स्वीकार करती है। तो जिला न्यायालय याचिका को स्वीकार करती है। या यदि जिला न्यायालय को लगे कि मेरे पास काम ज्यादा है और इस प्रकार की बहसबाजी के लिए समय नहीं है, तो वह इस मामले को अधीनस्थ न्यायालयों को सौंप सकती है। अधीनस्थ न्यायालय को सौंप सकती है। मैं आगे बताऊंगा पॉलिटी में न्यायालय, पूरे कोर्ट के बारे में देखेंगे हम, क्या कोर्ट कैसे वर्क करता है, उसकी क्या संरचना है, सारी पॉलिटी में बात करेंगे, राज्य व्यवस्था में बात करेंगे। तो जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को यह कार्य सौंप सकती है। ठीक है। अच्छा, यदि इसने याचिका लगाई है तो ये क्या होगा, याचिका करता। अब याचिका फ्री में तो नहीं लगेगी, याचिका जो है वो फ्री में तो नहीं लगेगी। जब कोर्ट कहता है, न्यायालय कहता है कि 1000 की फीस से आप याचिका लगा सकते हैं, तो ये क्या, इसका नाम है याचिका जमा राशि, याचिका जमा राशि।
ये 1,000 की जो याचिका है, ये 1,000 की जो फीस है वो राशि का करता है, जो जो अपील करता है, जो चुनौती करता है इस मामले को, वो देता है। यदि यह व्यक्ति, यह उम्मीदवार इस निर्वाचन के मामले में जो उसको चुनौती दे रहा है, यदि उसमें सही पाया जाता है, तो ये जो 1,000 रुपए हैं वापस सरकार के जेब में जाएंगे। ऐसा नहीं उसके जेब में जाएंगे, ये जो 1,000 रुपए हैं वो राज्य सरकार के अधीन जब्त हो जाएंगे, मतलब कि उसके पास समीपस्थ हो जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल टर्म इसमें समीपस्थ लिखा हुआ है, उसका मतलब है जब्त हो जाएंगे, उसके बाद जब्त हो जाएंगे रुपए। लेकिन 1,000 से मतलब नहीं, यदि निर्वाचन गलत रूप से हुआ है तो सिंपल सी बात है, उम्मीदवार अपनी अपील जो है वो कोर्ट के माध्यम से दर्ज करवा सकता है। ठीक है, और उस जो पारदर्शिता है उसको सही कर सकता है, क्या चुनाव में जो अपारदर्शिता हुई है उसको उजागर कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इंपॉर्टेंट बात है, पहले इसको मिटा देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, हम पिछले कुछ दिनों से नगरपालिका निगम परिषद, नगरपालिका निगम परिषद इस प्रकार की बातें ही बढ़ रहे हैं कि ये होता है, वो होता है, ये होता है, ये होता है, चुनाव होते हैं, अध्यक्ष होता है। तो ये करते क्या है, ये साथ मिलकर क्या करेंगे, तो ये करेंगे शहर में विकास के कार्य। इन कार्यों को देखना बहुत अनिवार्य है। धारा 45 नगरपालिका के मुख्य कृत्यों का क्या करती है, अवलोकन करती है कि नगरपालिका के मुख्य कार्य क्या क्या होंगे। तो ये जो मुख्य कार्य है वो जनता को भी जानने अनिवार्य है, अभ्यर्थी के माध्यम से आपको जानने अनिवार्य है, और नगरपालिका के जो सदस्य हैं उनको भी जानने के लिए सख्त रूप से अनिवार्य है, क्योंकि ये सारे कार्य आमतौर पर नहीं होते, छोटे क्षेत्रों में नहीं होते। नगरपालिका जहां है वहां भी एक आम कार्य बहुत ही अप्रोच से होते हैं। जैसे कि किसी को अपने मोहल्ले की सफाई करवानी है, हालांकि सफाई कर्मचारी आता है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है किस प्रकार से आता है और किस प्रकार जनता उससे अपने रूप से व्यवहार करती है, उनके जाने के बाद में कचरा डालती है। तो नगरपालिका के मुख्य कार्य क्या क्या होंगे, वो धारा 45 में बात की गई है। धारा 45 में नगरपालिका के मुख्य कर्तव्य नहीं, मुख्य कृत्यों का अर्थ है कार्य, क्या उसके मुख्य कार्य क्या होंगे। तो पहला कार्य क्या है, लोक स्वास्थ्य। जो भी जनता रह रही है एक नगरपालिका क्षेत्र में, निगम क्षेत्र में या परिषद के क्षेत्र में, उनके सारे जो जनता है, जो नगरीय व्यक्ति हैं, जो भी जनसंख्या है, जो आमतौर पर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जवान व्यक्ति है, मतलब कि छोटे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक, किसी भी कास्ट का हो, किसी का धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, उनके साथ जाति भेदभाव न करते हुए उनके लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो पहला पॉइंट हो गया लोक स्वास्थ्यों का प्रबंधन। अब लोक स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे, कि उस क्षेत्र में जो भी डिस्पेंसरी है, जो भी छोटी सी हॉस्पिटल है, आयुष्मान मंदिर है, जिसका वर्तमान नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा हुआ है, जो भी डिस्पेंसरी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको एकदम सटीक रूप से उसकी व्यवस्थाएं जो भी की गई है उनको और संचालित रूप से करवाना। अच्छा, वहां उस नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संक्रमण न होने पाए, यदि संक्रमण हो गया है तो उसको त्वरित रूप से उसका इलाज करना, ये सारी बातें इसमें की गई है। तो लोक स्वास्थ्य का प्रबंधन पहला पॉइंट है, लोक स्वास्थ्य का प्रबंधन। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में, उस नगरपालिका में, उस परिषद में शिक्षा का जो स्तर है उसको उच्च करना, शिक्षा का उच्च स्तर, उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उनका ध्यान रखना कि बच्चे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ रहे हैं या 5 से 8 तक पढ़ रहे हैं, तो कितने बच्चे 1 से 5 से 8 में गए और 8 से आगे 10वीं या 12वीं में गए, उनका ध्यान रखना, क्योंकि शिक्षा नींव है। तो लोक स्वास्थ्य शिक्षा का उच्च स्तर इसमें होना अनिवार्य है। फिर और कहा गया है जल और मल की निकासी। जल और मल की निकासी एक सामान्य मोहल्ले में भी जल और मल की निकासी होना बहुत अनिवार्य है। यदि जल की निकासी सही रूप से नहीं होती है तो वह मोहल्ला सही ढंग से नहीं रह पाता। यदि मल की निकासी नहीं होती है तो गंदगियां बढ़ती है। और जो ये पहला पॉइंट लिखा गया है लोक स्वास्थ्य का प्रबंधन,
उसका क्या होता है, उल्लंघन। तो जल की निकासी और मल की निकासी होना क्या है, अनिवार्य। पहली बात, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन शिक्षा का उच्च स्तर, जल की निकासी। अब जल और मल की निकासी, अब यदि नगर पालिका क्षेत्र में लाइटें ही नहीं होंगी तो व्यक्ति रात को कैसे चलेगा, रात को कैसे गाड़ी करेगा। तो रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए उस क्षेत्र में, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्षद आता है चुनाव के दौरान, उम्मीदवार आता है चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे ध्यान रखूंगा, वैसे ध्यान रखूंगा। लेकिन जब चुनाव व्यक्ति जीत जाता है, 1 साल 2 साल, कम से कम साल भर होने के बाद में भी किसी घर के बाहर या किसी के रोड जो है और रोड के ऊपर जो पोल लगा हुआ है उसमें लाइट लगी हुई है, जो सरकारी सरकारी एलईडी लगी हुई है, कोई भी लाइट लगी हुई है जो निगम द्वारा लगाई गई है नागरिकों के लिए, यदि वो किसी कारणवश खराब हो जाती है तो उसे वापस सही करवाने के लिए भी जनता को पसीना आ जाते हैं कि पार्षद को पकड़ के लेके आते हैं, लाइट देख भाई आ गला खराब हो रही है, इन्हें सही करवानी है। लेकिन वो लगी यहाँ भाग हवे जो जवी बंद हुई मैंने जहां भाग हवे। तो रोशनी की व्यवस्था भी उस क्षेत्र में सही रूप से होनी चाहिए, जल मल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा का उच्च स्तर होना चाहिए और लोक स्वास्थ्य का प्रबंधन रूप से होना अनिवार्य है। अब रोशनी की व्यवस्था हो गई, फिर पांचवा हो गया, यदि किसी नगर पालिका क्षेत्र में मृत शव पड़े हैं, मृत शव मतलब कि मृत पशुओं के शव, मृत पशु के जो शव है उनका निस्तारण, उनका निस्तारण। मृत पशु अगर कोई, जैसे कुत्ता मर गया, कोई बिल्ली मर गई, कोई गाय मर गई है, कोई भी पशु मर गया है और वो खुलेआम पड़ा है, तो उससे पहले पॉइंट का उल्लंघन होता है, मल की निकासी। और इस पॉइंट का तो उल्लंघन हो ही रहा है, ये मृत पशु के शव का निस्तारण होना अनिवार्य है। फिर छठा, कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन, कचरा दो प्रकार का है यहाँ पे, एक ठोस अपशिष्ट है, एक द्रव रूप में। ठोस अपशिष्ट और एक द्रव रूप में। कचरे का प्रबंधन, यदि किसी चौपाल पर या किसी की जगह पर कचरा इकट्ठा हो रहा है तो निगम की गाड़ी आनी चाहिए वहां पे और कचरा डाल के वो अपने साथ लेके चले जाए। कहने का मतलब नाली में भी कचरा नहीं होना चाहिए और उस लोकल क्षेत्र में भी कचरा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान जनता भी रखे और निगम स्वयं भी रखे। तो लोक स्वास्थ्य का प्रबंधन, शिक्षा का उच्च स्तर, जल मल की निकासी, रोशनी की व्यवस्था, मृत पशु की शव का निस्तारण, कचरा प्रबंधन, भाई ठोस हो या फिर द्रव हो, इस प्रकार की बात। फिर एक बात और, काफी बातें हालांकि साथ। अब नगर पालिका करती है मार्गों का नामांकन, जैसे कि कोई भी मार्ग हो गया, जैसे कि मुरलीधर व्यास नगर रोड, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, इस प्रकार का जो नाम है वो भी निगम देती है। तो मार्गों का नामांकन, मार्गों का नामांकन, और प्रत्येक घर है तो प्रत्येक घर की एक संख्या है तो घरों का संख्यांकन, घरों का संख्यांकन नगर पालिका करती है। तो मार्गों का नामांकन और घरों का संख्यांकन। तो लोक स्वास्थ्य प्रबंधन, शिक्षा का उच्च स्तर, जल बल की निकासी और रोशनी की व्यवस्था, मृत पशु का शव निस्तारण, कचरा प्रबंधन और मृत पशुओं, मार्ग का नामांकन, घरों का नामांकन, सॉरी घरों का संख्यांकन। फिर एक 8वां हो गया टॉयलेट का निर्माण। यदि किसी के घर में टॉयलेट नहीं है तो राज्य सरकार उसे 12,000 रुपए की सब्सिडी देता है, पहले रुपया देता है कि तू तेरे घर में सुलभ शौचालय बना, अपने घर में शौचालय बनवा। तो ये कार्य भी निगम पालिका का है, राज्य सरकार निगम को देती है और निगम अगली जनता को देता है जिसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक स्वच्छ टॉयलेट होना उसके घर में अनिवार्य है। तो मार्गों का नामांकन, घरों का संख्यांकन, टॉयलेट का निर्माण। फिर शहरी विकास। शहरी विकास पर चार पांच बातें हैं। क्या बातें हैं इसमें? ये सारी, एक तो बाग बगीचा,
बाग बगीचों का रख रखाव, कि इसमें लाइटें लगी होनी चाहिए, पानी आना चाहिए और स्वच्छता होनी चाहिए। शहरी विकास में यह कार्य करता है। जल की बात हमने कर ली पहले यहाँ पे। उसके बाद में पहला पॉइंट ये बाग बगीचों का रख रखाव, ठीक है। और कोई भी जैसे कि कॉलोनी है, उसमें सारी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि लाइट, पानी होना चाहिए, उसके बाद डिस्पेंसरी होनी अनिवार्य है एक बड़ी कॉलोनी के क्षेत्र में। तो कॉलोनी का रखरखाव अच्छे से होना चाहिए। लाइटें की व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, ये सारी जो बातें इसमें भी लागू होती है। ये शहरी विकास की सारी योजनाएं हैं, ये सारी शहरी विकास की योजनाएं हैं कि नगर पालिका एक शहर में क्या क्या योजनाएं लेके आएगी उस शहर के विकास के लिए। तो बाग बगीचों का रख रखाव, कॉलोनी की सारी व्यवस्थाएं, और भी सारी बातें हो सकती है इसमें। तो लगभग लगभग ये बातें हैं। उतारिए एक बार इसको। फिर है नगर पालिका की, अच्छा मैंने लिख ली है सारी। नगर पालिका की धारा 46 में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है पहले थे मुख्य कार्य 45 में, कि 45 मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य क्या क्या होंगे, अब लिखा हुआ है अन्य कार्य जैसे कि पर्यावरण का संरक्षण करना अन्य कार्य है, लोक स्वच्छता क्षेत्र, जो जहां लोग रह रहे हैं, जो कॉलोनी है, उसमें स्वच्छता होनी अनिवार्य है। शिक्षा और संस्कृति को बचाने के लिए मेलों का आयोजन, गांव में मेलों का आयोजन होता है, नगर पालिका करवाती है उसको। उसके टैक्स से, सारा टैक्स भी जो है वो नगर पालिका लेती है इसमें। तो शिक्षा और संस्कृति कल से कार्य करवाती है, मेला आयोजन करवाकर। ये सारे अन्य कार्य हो गए 46 में। अब ये तो अन्य कार्य है। अब यदि राज्य सरकार नगर पालिका को कुछ कार्य सौंप देती है तो नगर पालिका वो भी करती है। तो धारा 49 में इस प्रकार की बात की गई है कि नगर पालिका के अन्य कार्य जो राज्य सरकार उन्हें समय समय पर सौंपे, उन कार्यों का संचालन भी नगर पालिका सही ढंग से करती है। अब धारा 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या कार्य होंगे। पहली बात तो अध्यक्ष बैठकों का आयोजन करवाएगा समय समय पर, उस बैठकों की अध्यक्षता करेगा। और नगर पालिका के जो वित्तीय, जो मतलब कि सारे पैसों के जो काम है वो, और जो प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य कैसे कि नगर पालिका के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, शिक्षा के संबंध में, सफाई के संबंध में, रोशनी के संबंध में, जल और मल की निकासी के संबंध में, जो मुख्य कार्य हमने 45 में पढ़े थे वो सारे रेगुलेट करवाना, उनको करवाना। वो जो प्रशासनिक कार्य है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के देख रेख में होते हैं। ये पूरे प्लान के रूप में एक कार्य करते हैं और इस धारा का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठक के माध्यम से, सारे समस्त पार्षद के माध्यम से अपने अपने विभागों में सही रूप से विकास के कार्य करवाते हैं। ये धारा लिखी हुई है धारा नंबर 48 में। अब धारा 49 आगे बोलूंगा। धारा 50 में लिखा हुआ है कार्यभार सौंपना। यदि अध्यक्ष नहीं आया है तो अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा जाएगा उपाध्यक्ष पर। यदि उपाध्यक्ष भी नहीं आया है तो उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा जाएगा। राज्य सरकार किसी क्षेत्र, किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करेगी तो वह कार्य उसको सौंपेगी। तो ये लिखा हुआ है कि अध्यक्ष का कार्य उपाध्यक्ष करेगा और उपाध्यक्ष का कार्य स्टेट गवर्नमेंट यदि कोई व्यक्ति को प्राधिकृत करती है, ऑथराइज करती है तो वह व्यक्ति करेगा। ठीक है, जो भी अच्छा आरक्षित वर्ग से होगा वही करेगा वो सीट का काम, जो भी कार्य है। और योग्यता उसमें क्या, विवेक होना चाहिए और उसको अनुभव होना चाहिए नगर पालिका क्षेत्र का और नगर पालिका के कार्यों का। अब धारा ऐसे बोल दूं, धारा नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है, मुख्य नगर पालिका के कार्य। जो नगर पालिका में जो अधिकारी होते हैं उनके कार्य क्या होंगे, अधिकारी के कार्य और शक्तियां, कि उनके क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं उनकी। धारा 49 के नगर पालिका के जो मुख्य जो अधिकारी है उनकी शक्तियां क्या है। ये मुख्य अधिकारी कौन है, आप और हम, ईओ या आरओ है, जिसकी हम क्या ही कर रहे हैं। ये नगर पालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसके साइन के बिना कोई भी रुपया नगर पालिका से इधर या उधर नहीं हो सकता। तो ईओ या जो आरओ है उसका क्या कार्य होगा, तो नगर पालिका के जो समस्त जो लेख हैं, अभिलेख मतलब वो अभिलेख नहीं,
सारे दस्तावेज, कहने का मतलब है सारे दस्तावेज जो है, दस्तावेज और वित्तीय वित्तीय प्रशासन, वित्तीय या फिर प्रशासन, उनका जो दारोमदार है वो सारे इन पर रहता है, ईओ या आरओ पर रहता है। नगर पालिका में समझ लो अभिलेख है, दस्तावेज है, वित्तीय प्रशासन, उनका सारा दारोमदार जो है वो ईओ या आरओ पर रहता है। इसके साइन के बिना ये जो अभिलेख या दस्तावेज है या फिर कोई भी वित्तीय प्रकार का जो संबंधन हो गया वो आगे से नहीं सक सकता। इसके हस्ताक्षर के बिना या इसकी अनुमति के बिना ये नहीं छिड़ सकते, अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने स्थान से नहीं उठ सकते। इसकी परमिशन बहुत अनिवार्य है, भले वो वित्तीय प्रकार का कार्य हो गया, प्रशासन संबंधी कार्य हो गया, फिर दस्तावेज संबंधी कार्य हो गया, ठीक है। ये सारे दस्तावेज है वो इसके अंडर में रहेंगे, ये बात इसमें की गई है, इसमें इसको बांधा गया है यहाँ पे। अब यदि कोई नगर पालिका की बैठकों में वोटिंग होती है, किसी भी मत को लेकर वोटिंग होती है, तो क्या इसमें वोट दे सकता है क्या? नहीं, वह इसमें वोट नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी है और जो संवैधानिक अधिकारी बैठे हैं उनके बीच प्रशासनिक अधिकारी वोट नहीं दे सकता कभी भी। तो इस बैठक में वह वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी बात रख सकता है, अपनी राय रख सकता है। निर्णायक वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता, अपनी राय रख सकता है संवैधानिक अधिकारियों के सामने। लेकिन ये प्रशासन का अंग होने के कारण, एक छोटी सी कड़ी का अंग होने के कारण वह इस प्रकार की बात वोट और नहीं दे सकता। बैठक में बैठ सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। और सारी बैठ के जो हैं वो बुलाई जाएंगी, वो इसके नाम से बुलाई जाएंगी। और समस्त जो पत्राचार है एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में हमेशा पत्राचार होते रहते हैं, ये उसको नोटिस देता है, वो उसको नोटिस देता है, तो सारे जो नोटिस का जो आदान प्रदान है वो नगर पालिका में इस अधिकारी के नाम से होंगे। कि जो नोटिस का जो प्रक्रिया है तो उसमें ऊपर नाम ईओ या आरओ का होगा कि माननीय ईओ साहब ये है, आरओ साहब, इसके नाम से होने के बाद में सारा मैटर नीचे लिखा जाएगा। तो सारे पत्राचार का जो व्यवहार है वो ईओ या आरओ के नाम से होता है, और सारे जो अभिलेख दस्तावेज है इसके अंडर में रहते हैं। इसके मर्जी के बिना वो कोई भी अभिलेख वहां से उठा नहीं सकता या उसको देख नहीं सकता। सारी इसकी मर्जी के बाद में खुलते हैं, सारे जो दस्तावेज हैं उसके जो पूरे कागज जो भी है नगर पालिका के जो भी, वो सारे इसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं हिट सकते। तो ये धारा थी 50। हाँ, सारा कार्य इसके नाम से होता है, ईओ के नाम से होता है, समस्त पत्राचार उसके सारे कार्य भी इसके नाम से होंगे, ठीक है। ये धारा थी 50। तो धारा चैप्टर नंबर 2 आज पूर्णतः समाप्त की, एकदम समाप्त। अब चैप्टर नंबर 3 अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।